तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने, जो डाउट्स थे बच्चों के, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी तक नीट में आईआईटी में आए हुए हैं, सिंगेज वाले डीपीपी के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या गया है आपसे कि बोहर की सीरीज़ एक दी हुई है इसके अंदर, और बोहर सीरीज़ में हमने बोहर मॉडल में क्या पढ़ा था कि लाइन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा कितने 6 लाइन स्पेक्ट्रा बनते हैं हाइड्रोजन के अंदर। कहता है कि बोहर सीरीज़ के अंदर जो लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, कहता है उसमें जो रेड एंड होगा, रेड एंड से थर्ड लाइन जो है उसका ट्रांजिशन क्या होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 to 1, 2 to 5, 3 to 2 या 5 to 2। अब देखो क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है कि रेड एड का मतलब है वो विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। और विजिबल रीजन कहाँ बनता है? बाल्मर सीरीज़ के अंदर बनता है, आपको पता होना चाहिए। और बाल्मर सीरीज़ में N1 की वैल्यू क्या होती है? 2, ठीक है ना। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर सी और डी में जो ट्रांजिशन है वो 3 से 2 और 5 से 2 में हो रहा है, यानी इन दो में से कोई ना कोई आंसर है, ठीक है ना। मुझे 50% आंसर पता चल गया। और जब मुझे 50% आंसर पता चल गया तो अब इन दोनों में से सही कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे? उसने पूछा थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो पहला ट्रांजिशन है 3 से 2 में आएगा तो पहली लाइन जनरेट होगी, 4 से 3 में आएगा तो दूसरी लाइन, और 5 से जब 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सी लाइन बनेगी? थर्ड लाइन बनेगी। तो थर्ड लाइन का ट्रांजिशन हमारा कौन सा होगा? 5 to 2, ठीक है ना। तो बोहर सीरीज़ दी हुई है जिसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है, आपको पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर रेड लाइन से थर्ड लाइन जो है, रेड एंड से थर्ड लाइन कौन सी होगी। तो जैसे ही रेड कलर आया आपको पता लग गया विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन कहाँ होता है? बाल्मर सीरीज़ में होता है, और बाल्मर सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है। ऑप्शन सी और डी में ही आपके पास ट्रांजिशन जो है आपके पास दिया हुआ है 3 से 2 या 5 से 2। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? 5 to 2 सही है भाई, क्योंकि तीसरी लाइन तो मेरे पास 5 से 2 में ही बनेगी, ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 96 देखो बेटा, वो कहता है कि व्हेन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट some visible quanta were observed along with other quanta, which of the following transition must have occurred। कहता है कि कोई एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया हमने। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा तो विजिबल क्वांटा जनरेट करेगा। अब सीधी सी बात है, विजिबल क्वांटा मतलब क्या है? विजिबल क्वांटा का मतलब हो गया कि विजिबल लाइन। अब विजिबल लाइन कहाँ जनरेट होती है? हमारी बाल्मर सीरीज़ के अंदर। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट से कहाँ आएगा? n=2 बाल्मर स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी हाई स्टेट से n=2 में आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे विजिबल क्वांटा मिलेगा हमें। उसने पूछा कि विजिबल के अलावा कौन सा क्वांटा मिलेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से n=2 में आएगा तो उसका n2 के नीचे क्या बचा? n=1। तो यहाँ तक तो विजिबल क्वांटा मिल गया आपको, लेकिन इसके नीचे क्या होगा? अदर देन विजिबल क्वांटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 to 1 मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 110 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने क्या पूछा है आपके पास, फ्रीक्वेंसी दी है लाइट की आपके पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n=4 to 2। कहता है जब n=4 to 2 जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में हीलियम पॉजिटिव में, तो उसका जो ट्रांजिशन है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा। तो हाइड्रोजन एटम कौन सा ट्रांजिशन करे कि उसका ट्रांजिशन इसके इक्वल हो जाए। देखो क्वेश्चन समझो, कहता है कि जब फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, किस केस में? हीलियम के केस में, ठीक है ना। तो उसका जो ट्रांजिशन है वो सिमिलर होता है हाइड्रोजन के ट्रांजिशन के। कौन सा ट्रांजिशन जो है वो सिमिलर होगा नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से? तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले वेव नंबर निकाल लो हीलियम पॉजिटिव के लिए, R(Z)² × 1/n1² - 1/n2²। सिंपल सा फार्मूला रख के। R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2 का स्क्वायर 4। N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। N2 की कितनी है? 4। तो 3/4 आ गया मेरे पास R। अब हाइड्रोजन के लिए निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के लिए तो उसने पूछा है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा, यानी N2 से N1 में कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो हमने क्या किया, पहले ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ट्रांजिशन 3 to 1, यानी N2 की वैल्यू 3, N1 की 1। जब मैंने वो रख के देखा फार्मूला के अंदर तो मेरे पास आंसर आया 8/9 R,
ठीक है ना, जबकि हीलियम का तो ट्रांजिशन कितना है 3/4R, तो 8/9R इज़ नॉट इक्वल टू 3/4R, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और जो सेकंड ऑप्शन में कहता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तब क्या वो हीलियम के इक्वल होगा। अब देखो वैल्यू पुट करके आर जेड स्केयर, जेड हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1, इसलिए मैंने जेड नहीं लिखा यहाँ पे, आर इंटू 1/n1 स्केयर, n1 की वैल्यू है 1 माइनस n2 स्केयर, n2 स्केयर 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 3/4R। अब ये 3/4R जो है वो सिमिलर है किसके, हीलियम वाले के। यही पूछा है उसने कि हाइड्रोजन का कौन सा ट्रांजिशन हीलियम वाले ट्रांजिशन के इक्वल होगा। तो कितना आसान सा मतलब क्वेश्चंस था। थोड़ा सा हमें लैंग्वेज समझने की ज़रूरत होती है, जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चंस को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से ऑप्शन सी और डी को आप करके देखोगे तो वो इक्वल आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं बेटा। वो कहता है कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 656.1 नैनोमीटर। कहता है कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट लाइन बनेगी उसकी जो वेवलेंथ है वो 656.1 नैनोमीटर है। तो कहता है कि सेकेंड लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। तो मेरे पास ट्रांजिशन है n = 1 2 3 4 मुझे पता है। अब बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहा है, बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, n1 की वैल्यू होती है 2 मेरे पास, ठीक है ना। तो उसने पूछा जो फर्स्ट ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज़ में क्या हो सकता है भाई, जो n = 2 है, इससे ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा सेकेंड ऑर्बिट में तो मेरे पास कौन सी लाइन बनेगी, फर्स्ट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और n2 की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। लेकिन उसने पूछा सेकंड लाइन के बारे में, तो सेकंड लाइन कौन सी होगी, सेकंड लाइन कौन सी होगी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आएगा। भाई पहली लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई, तो दूसरी लाइन के लिए n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4। अब सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, म्यू बार = 1/λ। उसने तो वेवलेंथ पूछा है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो फार्मूला रख दीजिए RH × 1/2 का स्केयर माइनस 1/3 का स्केयर। भाई हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन के लिए निकाल लिया, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3 पुट करके RH × 5/36 आ गया, और RH किसके इक्वल आ गया 36/5 इंटू जब लैम्डा इधर आएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर दी लैम्डा की 56.1, ठीक है ना। अब सेकंड वेवलेंथ निकाल लीजिए सेकंड लाइन के लिए। सेकंड लाइन में n1 क्या है मेरे पास 2 और n2 क्या है 4, वैल्यू पुट किया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो RH है उसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दूँगा, ये मेरे पास आ गई जो पुट किया, और यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, और मेरे पास जो सेकंड लाइन होगी उसकी वेवलेंथ कितनी हो गई 486, यानी वेवलेंथ कितनी है 486। यानी पहली लाइन की वेवलेंथ कितनी थी 656 और दूसरी की कितनी है 486, यानी वेवलेंथ क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। और वेवलेंथ डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी देखो क्या हो गया, बढ़ गया ना बेटा, E = h𝜇, E = hc/λ। लैम्डा जब कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी गैप बढ़ गया। देखो थ्योरी के साथ साथ हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केमिस्ट्री में मैं बोलता हूँ पहले थ्योरी के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ओनली देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, चलो जी अभी यहाँ तक करते हैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, ठीक है ना। एक दूसरी वीडियो मैं बनाता हूँ दूसरे न्यूमेरिकल्स की। ओके बेटा, थैंक यू।